हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी की प्यारी से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th विद्यागुल पर। साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सभी का ज्योग्राफी का वो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जहां से आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग सिर्फ और सिर्फ रटने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास को पूरा देखिएगा। आई होप आपको 100% मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आप सभी को रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास से आप लोग ये भारत की स्थिति और विस्तार के सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा भाई, एक मैप दिख रहा है, यानी कि मानचित्र दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं भारत का मानचित्र। यहाँ पर बहुत सारे आप सभी को स्टेट दिख रहे हैं, राज्य दिख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिख रहा है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा भाई एक ब्लू कलर का। ये चित्र के बारे में मैं सब कुछ बहुत डिटेल से बात करने वाला हूँ क्लास में। देखिए, मैंने आप सभी को बताया आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है भाई, भारत की स्थिति और विस्तार। ये हमारा आज का दिन का टॉपिक है। अगर हम लोग बात करेंगे ये क्या है, तो ये एक हमारा ये भी भारत का ही मानचित्र है, लेकिन यहाँ पर ना तो स्टेट दिया गया है, ना उसकी कैपिटल दिया गया है, ना तो यहाँ पर नदियों को दर्शाया गया है, ना तो यहाँ पर आप सभी के सामने महासागरों को दर्शाया गया है ना। तो हम लोग एक एक बातों को चर्चा करते हुए सबसे पहले बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला प्रश्न जो पूछता है आप सभी के चैप्टर का प्रश्न वाइज, देखो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछता है भाई, सबसे पहला पूछता है कि भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है। भारत की स्थिति ग्लोब पर ये पूछता है क्या है भाई। ठीक है, तो भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, इसको हम लोग सीधा सा एक ही चीज रट लेते हैं कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। किधर बेटा, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रट लेते हैं हमेशा से। ये आखिर है क्या, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा भाई हमारा भारत का एक दिखेगा, ये हमारी मान लेते हैं हम पृथ्वी है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में जो बीच में काटती है रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा बोलते हैं। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा। हालांकि ये कैसी रेखाएं होती है, ये सारी की सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये रेखाएं कैसी है भाई, काल्पनिक रेखाएं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा। जितनी भी रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई ये सारी की सारी भाई काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब इसको माना गया है। इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। इसका बीच वाली का नाम है भाई विषुवत रेखा। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर और दक्षिण, ये इसने इस रेखा ने पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया उत्तरी गोलार्ध में और नीचे वाले को बांट दिया दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं भाई उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी। और नीचे वाले को क्या बोल देंगे, दक्षिणी। तो आपसे ये पूछेगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध का देश है। तो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश का मतलब होता है जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इस तरीके की जितनी भी रेखाएं होंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसे हम लोग बोलेंगे अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अक्षांशीय दृष्टि से बात करेगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, क्योंकि भारत की स्थिति हमारी पर कहाँ है, अगर वर्तमान समय की बात करेंगे हमारा भारत कुछ यहाँ पर स्थित है। ये भारत का मानचित्र नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि भारत की आकृति कुछ इस साइड में है। मतलब ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर ही तो है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर ही हमारा क्या है भाई, तो हमारा भारत है, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा भाई, दो ध्रुवों को, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यहां से यहां तक की रेखा, ये जो रेखा है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां पर एक 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि एक लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर क्या करती है, गुजरती है भाई, लंदन से। अब इस देश के लंदन से जितने भी देश इस साइड के होंगे कहां तक, 180 देशांतर तक, 180 देशांतर तक की जितने भी देश होंगे उसे हम लोग कहेंगे कि पूर्वी गोलार्ध का देश है। क्या कहेंगे भाई, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इस देशांतर रेखा के जितने भी पीछे के देश होंगे कहां तक, 180 देशांतर तक, ये कहलाएंगे
पश्चिमी देशांतर के देश क्या कहलाएंगे भाई? पश्चिमी देशांतर के देश। अब आप लोग देखिएगा, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित क्या है? हमारा देश है। अक्षांशीय दृष्टि से बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। तो आप लोग के सामने आ गया कि भारत किस गोलार्ध का देश है, चाहे उत्तर पूर्वी बोलिए चाहे पूर्वी उत्तर बोलिए, दोनों बात एक हो जाएगी। भारत किस गोलार्ध का देश है, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। फिर यहीं से अब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी बातों को और बढ़ा लेते हैं। बातें क्या बढ़ेंगी भाई हमारी? सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी, अगर ये हमारी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा काटती है बेटा, बीचों बीच से जो रेखा काटती है, इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा बोलेंगे या फिर विषुवत रेखा बोलेंगे। और इसी के 23.5 अंश ऊपर अगर हम लोग बात कर ले, एक रेखा नीचे की तरफ होती है 23.5 अंश, प्यारे बच्चों कितनी? 23.5 अंश नीचे की तरफ, और एक रेखा होती है 23.5 अंश ऊपर की तरफ, 23.5 अंश ऊपर की तरफ। ये दोनों रेखाएं प्यारे बच्चों क्या कहलाती हैं? देखिएगा, बीच वाली हो गई भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा हो गई भाई बीच वाली, और इसके ऊपर की बात करेगा कितने? 23.5 डिग्री अक्षांश तक, 23.5 डिग्री अक्षांश तक ये रेखा कहलाती है कर्क रेखा। और नीचे भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है भाई? मकर रेखा कहलाती है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी शब्द जरूर लगाना है, उत्तरी अक्षांश रेखा को। फिर पूछेगा मकर रेखा किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं भाई? मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। तो ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ये आप सभी को समझ में आ गया। अब हमने अभी आप सभी को बताया है कि हमारा भारत प्यारे बच्चों, कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है ना। देखिए, अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करेंगे बेटा, ये भारत का बीचों बीच वाला भाग हो गया, ये बीचों बीच वाला ऐसे है, तो 23.5 डिग्री भारत को 2 गोलार्धों में बांट देती है ना। 23.5 डिग्री जो रेखा है, उत्तरी रेखा अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है। तो ये कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया और मकर रेखा हो गया। ये तीनों चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे आप सभी से पूछ लेता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये प्रश्न पूछता है बेटा। देखो, पहला प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया, भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? उत्तर पूर्वी है। दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना है? तो आप लोग बताते हो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा क्या है भाई? ये भारत का हमारा क्या है? ये भारत का हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। फिर आप सभी से पूछेगा, अगर भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों कि भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 95 मिनट तक पूर्वी बोलना है इसको। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसे उत्तरी अक्षांश से पूर्वी क्यों बोलते हैं, मैं अभी आप सभी को बता रहा हूँ, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया, क्या बेटा? मैंने बताया आपको ये हमारा भारत है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है भाई? ग्लोब है। ये हमारी बड़ी सी बनाएंगे इस बार, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी भाई पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी को हम लोग 2 भागों में जो बांटती है रेखा, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा? अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जो होगी हमारी, ठीक है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग कहेंगे भूमध्य रेखा है भाई। ये कैसी रेखा हो गई? ये भूमध्य हो गई। 2 भागों में बांट दिया पृथ्वी को।
भूमध्य रेखा हो गई, बीचों बीच यानी कि विषुवत रेखा हो गई, इसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे भाई? इसे बोलेंगे विषुवत रेखा। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप सभी को, इसे हम लोग बोलेंगे विषुवत रेखा। अब इसके बाद मैंने अभी आप सभी को बताया, मान लेते हैं हम लोग भाई कि हमारा भारत कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर भारत को बनाएंगे बेटा, अगर हम लोग भारत को बना दें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भारत को बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा मान लो भारत हो गया, ठीक है। छोटा सा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटू छोटू सा हमारा भारत होगा बेटा, ठीक है। छोटा सा हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, भारत को बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। ये अगर हमारा भारत है, ये हमारा ऊपर ग्लोब दिख रहा है, ग्लोब मतलब पृथ्वी दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों भारत दिख रहा है। अब ये हमने अभी तो जाना कि भारत जो हम लोग उत्तरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध का प्रयोग कर रहे हैं। अब देशांतरी विस्तार की दृष्टि से बात करते हैं तो इसके इस साइड में जितने भी देश हैं बेटा, ये पूर्वी गोलार्ध के देश हैं, तो देशांतरी दृष्टि से जब बात करते हैं तो पूर्वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा, अब हमने जो बात किया अभी आपसे कि ये भारत का हमारा क्या है भाई, ये हमारा भारत है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा कर दिए। अब देखिएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत सारी रेखाएं गई हैं। कौन सी रेखाएं? यहाँ पर एक अक्षांश रेखा गई है बेटा, इसके बीच गैप बहुत कम है। दूसरी अक्षांश रेखा गई है, ठीक है, गैप बहुत कम है। तीसरी अक्षांश रेखा ये रही भाई। चौथी अक्षांश रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही करके बेटा यहाँ पर जो हमारा अंडमान निकोबार है ना, यहाँ पर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, इसको मिटा देता हूँ, सॉरी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, मिट गया। इसको देखिएगा, यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर पड़ेगा हमारा अंडमान, यहाँ पर क्या पड़ेगा, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार पर प्यारे बच्चों अक्षांश रेखा कौन सी गई है, छठवीं अक्षांश रेखा। ये जो रेखा गुजर रही है, ये कौन सी अक्षांश रेखा है, ये रेखा जो है प्यारे बच्चों छठवीं अक्षांश रेखा है। ये कौन सी रेखा है, छठवीं अक्षांश रेखा है। इसको हम लोग बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, है ना। अक्षांश रेखाओं में भी थोड़ा दशमलव में बांट दिया गया, लेकिन मोटा मोटा अगर हम लोग बात करेंगे तो छठवीं अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरी है। उसके बाद प्यारे बच्चों आठवीं अक्षांश रेखा हमारी कहाँ से गुजरी है, आठवीं अक्षांश रेखा, छठवीं के बाद सातवीं के बाद यहाँ पर आठवीं, ये आठवीं अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, आठवीं अक्षांश रेखा भारत के मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, जो कि कहाँ पड़ता है आठवीं अक्षांश रेखा, तो ये भारत का कौन सा छोर है भाई, कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है। ऐसे आठवीं आएगा, फिर नौवीं आएगा, 10वीं आएगा, और यहाँ से जो रेखा गुजरेगी बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे 37वीं अक्षांश रेखा, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट। क्या बोलेंगे इसे, 37 डिग्री 6 मिनट बोलेंगे। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट क्या है कि भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है। भारत का फैलाव प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्षांशीय दृष्टि से बात कर रहा है कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। ऐसे ही सेम प्यारे बच्चों देशांतरी दृष्टि से जब पूछेगा ना, तो देखो देशांतरी दृष्टि से मैंने बताया ऐसे बहुत सारी रेखाएं गई हुई हैं भाई, ऐसे बहुत सारी रेखाएं गई है देशांतर रेखा, जो कि एक छोर से दूसरे ध्रुवों को मिलाती है। ऐसे ही यहाँ से प्यारे बच्चों गुजरी है 68वीं देशांतर रेखा। कौन सी, 68वीं देशांतर रेखा यहाँ से गुजरी है। यहाँ पर क्या पड़ता है, 68 डिग्री पड़ता है भाई। ऐसे ही यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कौन सी देशांतर रेखा है, तो ये 97वीं देशांतर रेखा है। बस यही कह रहा था। अब मैं आप सभी को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। और भी देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करेंगे भाई, अगर हम लोग भारत की बात करेंगे, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। भारत की मैप की बात करते हैं तो ये अगर हम लोगों ने भारत का मानचित्र बना लिया है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं भाई, थोड़ा अच्छे से बना देंगे तो थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए ये हमारा मान लेते हैं बेटा भारत है हमारा। थोड़ा सा कम सही बना हुआ लग रहा होगा कि सही थोड़ा कम बना, लेकिन समझने के लिए इतना पर्याप्त है। देखिए जैसे मैंने बताया प्यारे बच्चों कि अक्षांशीय दृष्टि से बात कर रहा है, अगर अक्षांशीय दृष्टि की बात करेगा तो यहाँ पर जो भारत का देशांत यहाँ पर है बेटा, यहाँ पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ क्या पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट। और नीचे प्यारे बच्चों यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार, जिसे हम लोग 6 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ से बताओगे 6 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन पूछेगा बेटा ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है, ये कहाँ पर पड़ता है,
बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये तमिलनाडु मुख्य भूमि है, जमीन जुड़ा है ना हमारा, तो मुख्य भूमि को बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ पड़ेगा बेटा 37 डिग्री 6 मिनट। क्या पड़ेगा? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो देखो इन सब का पॉइंट का नाम दिया गया बेटा। ये 6 डिग्री 4 मिनट जो है ना, ये कहाँ है बेटा? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी में डूब ही गया था। ठीक है, ऐसे ही जो 37 डिग्री 6 मिनट है ना, इसे इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट और इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम लोग बात करेंगे कि जो कन्याकुमारी का पॉइंट है बेटा, इसे हम लोग जानते हैं केप केमोरिन के नाम से। केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम है, ये सबका नाम है। 8 डिग्री 4 मिनट को नाम दे दिया गया केप केमोरिन। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, गुजरात में जो 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट, इसे गौर माता के नाम से जाना जाता है। गौर माता के नाम से या फिर गौरा मोती के नाम से, दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोलते भी हैं, गौर माता या गौरा मोती। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ 97 डिग्री जो 2-5 मिनट है बेटा, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसे हम लोग बोलते हैं कीबीथू। क्या बोलते हैं? कीबीथू बोलते हैं। इस पॉइंट का नाम है कीबीथू। ये दोनों चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। देखिए, जब अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे भाई? अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसकी, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है प्यारे बच्चों, अक्षांश रेखाएं है ना, अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? वैसे ये बहुत सटी रेखाएं हैं, वैसे ये सटी तो बहुत हैं बेटा, सटी है बहुत, बहुत कम अंतर देखने को मिलता है इन पर। लेकिन अगर इनसे पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है, तो क्या बताएंगे? अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो इनके बीच में प्यारे बच्चों आप क्या बताएंगे? अक्षांश रेखा के बीच में, अक्षांश रेखा के बीच में 111 किलोमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। अक्षांश रेखा के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 111 किलोमीटर की। अगर आप सभी से पूछेगा देशांतर, जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, इनके बीच में, दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है बेटा? तो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी 11.2 किलोमीटर की दूरी होती है। किसमें? देशांतर रेखाओं के बीच में। देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी 11.2 किलोमीटर की। जैसे अगर मैंने अभी आप सभी से कहा भाई कि देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी है 11.2 किलोमीटर, ऐसे ही आप सभी से प्रश्न पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखो, ये एक रेखा हो गई, सीधी सी बात है। अगर हम लोग बात करेंगे नीचे की साइड प्यारे बच्चों कितनी रेखाएं हैं, तो नीचे की साइड है प्यारे बच्चों 90 रेखाएं। ऐसे ही ऊपर की साइड में भी बहुत सारी रेखाएं खींच दी जाएंगी, तो ऊपर की साइड में भी रेखाएं कितनी हो जाएंगी बेटा? तो ऊपर की साइड में भी हो जाएंगे 90 और प्लस एक बीच वाला, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। ऐसे ही अगर हम पूछेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश की तो 181 बता दिया, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो गोल वस्तु कोई भी होती है तो वो होता है 360 अंश, और कहीं ना कहीं से ये देशांतर रेखाएं बेटा ये एक गोल वस्तु का निर्माण करती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है भाई? तो 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, देशांतर रेखाओं की संख्या 360। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ये हो गया अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये गौर माता कहा जाता है कि ये जो गुजरात है, ये राज्य कौन सा पड़ता है भाई? ये गुजरात राज्य पड़ता है, और यहाँ पर क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात के राज्य में और भारत में के अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर आता है? 2 घंटे का अंतर है। ये कैसे 2 घंटे का अंतर आता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग भाई घटा दें, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करेंगे, आप सभी को एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि देशांतर रेखाएं जो है ना, उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। आप कहेंगे गुरुजी 4 मिनट का अंतर कैसे होता है? तो मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं कहूँगा कि देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखा की संख्या, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब आ गया 360 है।
है ना। ये जैसे ये जो 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी हमारी 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटे में घूमती है? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। अब इस 24 घंटे को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 1440 मिनट, है ना। क्या बोलोगे? पृथ्वी 360 अंश घूमती है कितने मिनट में? 1440 मिनट में, है ना, 1440 मिनट में। तो अब पृथ्वी एक अक्षांश, एक देशांतर घूमेगी बराबर 1440 बटे 360, तो 36 चौका कितना होता है भाई? 144, तो 4 मिनट आ गया यहाँ पर। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमती है कितने मिनट में? 4 मिनट में। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमती है कितने मिनट में? 4 मिनट में। मतलब एक देशांतर रेखा के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर रेखा के बीच में कितने मिनट का अंतर? 4 मिनट का अंतर। ये जो 4 मिनट है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसमें से घटाएंगे 97 में से लगभग यहाँ पर 98 में से 68 घटा देंगे बेटा, तो यहाँ पर देशांतर रेखा में जो अंतर आ रहा है देशांतर रेखा का जो अंतर आ रहा है वो कितना है? तो 30 देशांतर रेखाओं का है, और एक देशांतर रेखा में अंतर कितने का है बेटा? 4 मिनट का। तो लगभग यहाँ पर 120 मिनट का अंतर आ गया। किसके किसके बीच में? किसके बीच में 2 घंटे का अंतर आया? गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश में। कितने घंटे का अंतर है भाई? 2 घंटे का। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछता है? आपसे प्रश्न पूछेगा कि गुजरात, अगर अरुणाचल प्रदेश में सवेरा 5 बजे हुआ है तो गुजरात में सवेरा कितने बजे होगा? 7 बजे। कितने बजे होगा भाई? 7 बजे। अगर आपसे पूछ लिया कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 7 बजे हैं तो गुजरात में उस समय क्या होगा? तो उसका जवाब हो जाएगा आप सभी का 9 बजे का। 2 घंटे बाद वहां पर समय दिखता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसी अंतर को कम करने के लिए पूरे देश में कहीं ना कहीं से समय अंतर हो गया। यहाँ पर 5 बज रहा है तो यहाँ पर 7 बज रहा है, यहाँ 7 बजेगा तो यहाँ 9 बज जाएगा। इसी में समय की ये जो प्यारे बच्चों प्रॉब्लम थी, समस्या थी, इसको सॉल्व करने के लिए पूरे भारत में कहा गया कि पूरे भारत में मात्र एक समय माना जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मानक समय, जिसे मानक समय बोलेंगे, जो कि भारत का मानक समय होगा। तो ये भारत का मानक समय रेखा प्यारे बच्चों, यहाँ से एक लाइन खींच दी गई जो कि 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच का होना चाहिए था। 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में आता है भाई क्या? 82.5 देशांतर। 82.5 देशांतर प्यारे बच्चों, 82.5। यही जो 82.5 देशांतर रेखा है ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी शहर से। इलाहाबाद के यानी कि उत्तर प्रदेश के नैनी नामक शहर से प्यारे बच्चों गुजरती है 82.5 देशांतर रेखा, जो कि भारत का मानक समय रेखा है। जो कि क्या है भाई? भारत का मानक समय रेखा है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी शहर से, या कि प्रयागराज बोला जाता है अब, तो प्रयागराज के नैनी शहर से। भारत की मानक समय रेखा कौन सी होगी? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है यही भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है बेटा। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है, जो कि क्या क्या है? ओम छुआ से याद रखेंगे, ओम छुआ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां से भारत की हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई, भारत की मानक समय 5 राज्यों से गुजरती हो गया। अब ये हमारा, अगर आप सभी से प्रश्न पूछ ले कि विश्व का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है, पीछे है या आगे है, इसकी चर्चा करते हैं भाई। अगर मैंने अभी आप सभी से विश्व के मानक समय की बात करेगा बेटा, अगर विश्व की मानक समय की बात करेगा तब भी देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया, ये हमारी मान लेते हैं, ये हमारी क्या है भाई? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ से मैंने आप सभी को बताया, यहाँ से भाई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है एक रेखा, ठीक है, जो कि कौन सी रेखा है भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि लंदन
ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से। तो ये कौन सी रेखा है? तो जीरो देशांतर रेखा है। अब भारत हमारा कहाँ है? मैंने आप सभी को बताया ये पूर्व की ओर स्थित देश है, ठीक है। भारत हमारा यहाँ पर, भारत की मानक समय रेखा क्या है भाई? 82.5 है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 है। तो ये जीरो देशांतर रेखा है और भारत की मानक समय रेखा 82.5 है। तो 82.5 को अगर हम लोग गुणा कर दें बेटा 4 से, 82.5 को अगर हम लोग गुणा कर दें 4 से, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 8 32, 2 34, है ना। 340 मिनट आ गया भाई, है ना। 340 मिनट को हम लोग क्या कहेंगे? देखो 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 8 32, 33, क्या हो गया भाई? 333 मिनट। 333 मिनट हो गया। तो भारत का मानक समय 333 मिनट आगे है। 330 जो है ना, इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आएगा। तो देखो ये हमारा मानक समय भारत का आगे है कि पीछे है? तो पूर्व की ओर जितने भी देश स्थित होंगे उनका मानक समय हमेशा आगे होगा, और पश्चिम की ओर जितने भी देश होंगे उनका मानक समय पीछे होगा। तो पूर्व की ओर भारत स्थित है, तो भारत का जो समय है प्यारे बच्चों वो 5.5 घंटे क्या है? आगे है। भारत का मानक समय आगे है। जैसे आपसे पूछ लिया कि अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं, अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं, तो फिर भारत में उस समय क्या समय प्रदर्शित होगा? तो भारत में 5:30 बजेगा। भारत में क्या बजेगा? 5:30 बजेगा। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि जो मानक समय रेखा है भारत की, ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है भाई, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा क्या करती है भाई? गुजरती है। और भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। ये भी आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग भारत की ही बात करेंगे, अगर हम लोग भारत की बात करें भाई, तो ये जो भारत के राज्य हैं बेटा, मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे भाई, कर्क रेखा मैंने आप सभी को बताया कि भारत को मान लो बेटा कि हम लोग कहते हैं कि 2 भागों में बांटती है। भारत को क्या करती है? 2 भागों में। तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बताते हैं हम लोग भाई? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये क्या हो जाती है? ये हमारी ट्रिक हो जाती है, जो कि 8 राज्यों की ट्रिक है। कैसे कैसे होगा? ये मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य हैं जहां से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कर्क रेखा पर स्थित कौन सी राजधानी है बेटा? तो झारखंड की राजधानी जो रांची है ना, ये कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है हमारी। दूसरी बातों को अगर हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि भारत जो है 3 तरफ महासागरों से घिरा है। इधर पड़ता है भाई अरब सागर, यहाँ पर पड़ता है अरब सागर, नीचे की ओर पड़ता है हिंद महासागर, यहाँ पड़ता है हिंद महासागर, और यहाँ पड़ता है बंगाल की खाड़ी। यहाँ क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी पड़ता है। ये 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ हमारा क्या है भाई? भारत है। जो चीज़ें मतलब कोई भी स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भाई प्रायद्वीप, जो कि भारत का सबसे पुराना विशाल खंड है। हाँ, भारत का सबसे पुराना विशाल खंड कौन सा होगा बेटा? तो ये भारत का प्रायद्वीप होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं, ठीक है। देखो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं भाई, तो पहला राज्य आ जाएगा यहाँ पर पड़ेगा गुजरात। क्या पड़ेगा? गुजरात पड़ेगा। गुजरात के बाद पड़ेगा महाराष्ट्र, दूसरा हो गया भाई। तीसरा राज्य होगा यहाँ पर गोवा, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? छोटा राज्य हो जाएगा। अगला तीसरे के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, चौथा हो जाएगा बेटा कर्नाटक हो जाएगा। पांचवें की बात करेंगे केरल हो जाएगा। छठवें की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो छठवां क्या हो जाएगा हमारा? तमिलनाडु हो जाएगा। सातवें की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आठवें की बात करेंगे भाई उड़ीसा हो जाएगा। और 9वें की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा लगाते हैं बेटा? तो उसका जवाब हो जाएगा 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करेंगे बेटा, तो ये हो जाता है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाती है। अगर पूरब से पश्चिम की बात करता है तो 2933 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है हमारी पूरब से पश्चिम, 2933 किलोमीटर की। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933। ठीक है, ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की भी बात कर लेंगे बेटा। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात किया जाए तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इस पर भी एक बार चर्चा करना अति आवश्यक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भाई? तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करेगा तो इस साइड भारत के प्यारे बच्चों उत्तर पश्चिम की साइड में पड़ता है, यहाँ पर इस साइड पड़ जाएगा हमारा पाकिस्तान पड़ जाएगा भाई, पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ वाले में पड़ता है नेपाल, और नेपाल के ऊपर प्यारे बच्चों पड़ जाता है हमारा चीन। ठीक है, और यहाँ पड़ता है हमारा भूटान, यहाँ पड़ जाएगा क्या? भूटान। और इधर पड़ेगा प्यारे बच्चों म्यांमार पड़ जाएगा, इस साइड पड़ेगा म्यांमार, और ऊपर की साइड पड़ेगा बेटा अफगानिस्तान। क्या पड़ जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर पड़ता है एक देश हम जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये भारत के क्या हैं भाई? पड़ोसी देश हैं। ये सारे के सारे प्यारे बच्चों क्या हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार। अगर इसकी हमको ट्रिक बता दें, अगर मैं कहूँ कि इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, तो बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ये क्या हो जाती है? इसकी ट्रिक होती है, किया शब्द हो जाता है साइलेंट। बा से हो जाएगा भाई बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, मा से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है भाई बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की, और अफगानिस्तान के साथ में सीमा है 106 किलोमीटर की भाई। ये हो जाते हैं भारत के सभी पड़ोसी राज्य। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के दो पड़ोसी देश ऐसे भी हैं प्यारे बच्चों जो कि क्या करते हैं? जल से सीमा लगाते हैं। एक देश पड़ता है यहाँ पर अरब सागर में पड़ता है, जिसे हम लोग मालदीव जानते हैं, और यहाँ नारियल के आकार का एक देश पड़ता है बेटा, जिसे हम लोग श्रीलंका जानते हैं। ये ऐसे देश हैं भारत से जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। कैसी सीमा साझा करते हैं भाई? जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में। जैसे यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछ लेता है आप सभी से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में प्यारे बच्चों रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा। आपसे पूछेगा भाई भारत और चीन यहाँ पर भी है, तो चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो किसके किसके बीच में है भाई? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। फिर यहाँ पूछता है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो इसे हम लोग जानते हैं पाक जल संधि के नाम से। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चर्चा कर ली प्यारे बच्चों। क्लास बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग जो है आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हमें ऐसी ही क्लासेस और भी देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।